अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। गदागरी का पेशा माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया। गदागरों का मनशियात फरोशी, अगवा और जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। कराची में डेयरी फार्म्स एसोसिएशन का दूध की कीमतों में 50 रुपए फी किलो इजाफे का ऐलान। शहरियों का कहना है हुकूमत अब जीने का हक भी छीनना चाहती है। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में गदागरी की। सड़कों पर इशारा सुर्ख हुआ नहीं, कोई नशे में धत, कहीं हाथ में पानी की बोतल वाइपर और कहीं बगल में नीम बेहोश बच्चा दबाए खातून, तो कहीं ख्वाजा सरा का रूप धारे बेकारियों का हुजूम गाड़ियों की तरफ लपकता है। हैरत की बात है कि हर कोई अपने महदूद एरिया और लाइन में रहते हुए भीख मांगता है। इसी तरह अस्पतालों के अंदर और बाहर बेकारियों का राज है। किसी को घर वापसी के लिए किराया चाहिए तो किसी को दवाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं और भीख मांगने के ऐसे तरीके हाथ में मिस्त्री के औजार थामे मजदूरी ना मिलने का बहाना बनाए बेकारी मौजूद हैं। बाजार हो या बस स्टॉप, बस अड्डा हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फूड स्ट्रीट हो या रेस्टोरेंट, हर जगह पेशावर भिखारियों का सामना है। जी हाँ, एक माफिया की शक्ल है जो कि इस वक्त सड़कों पर दिखाई देती है और गिरोह की सूरत में मौजूद होते हैं जो कि गदागरी से वाबस्ता हैं। इस पूरे मामले के हवाले से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। गदागरी एक मकरूह धंधा, एक गलीज पेशा जो इंसानियत की तजलील भी है और शर्मसारी का बायस भी। मगर अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान में 25 मिलियन अफराद इस गंदे धंधे से वाबस्ता हैं, जिनमें 11% बच्चे और इससे दुगनी तादाद में खवातीन शामिल हैं। मुल्की कवानीन के मुताबिक गदागरी काबिले सजा जुर्म है। पेशावर गदागर मुल्क भर में मुनज़्ज़म माफिया की सूरत काम करते हैं। माफिया रमजान और ईद से कबल बड़े शहरों के चौक चौराहों से लेकर बाजारों और मसाजिद के करीब अड्डों की तकसीम खुफिया नीलामी के जरिए करते हैं। खास मजहबी अयाम और त्योहारों के दौरान मुल्क भर से गदागर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं। गदागर माफिया मजमूम धंधे में औरतों, बच्चों और बूढ़े अफराद को भी इस्तेमाल करता है, जबकि लूट मार, चोरी चकारी और फहाशी के धंधे से भी डांडे मिलते हैं। फलाही तंजीम रोशनी हेल्पलाइन का दावा है कि गदागर माफिया बच्चों और खवातीन के अगवा में भी मुलव्विस है। गुज़िश्ता साल सिर्फ लाहौर से बच्चों के अगवा से मुतल्लिक 1000 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची से अगवा होने वाले बच्चों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पंजाब में 3500 खवातीन के अगवा के मुकदमात भी दर्ज हुए। बढ़ती महंगाई के सबब गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी और वसाइल की अदम दस्तयाबी गदागरी के बढ़ने का सबब करार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुशहाल लोगों की फहरिस्त में 121वें नंबर पर है। 2022 में मुल्क में गुर्बत की शरह में 4% तक का इजाफा हुआ, जिसके सबब मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। 30% के करीब पहुंची सालाना शरह महंगाई बता रही है कि 40% से ज्यादा खते गुर्बत के नीचे बसने वालों के लिए 2023 भी खुशकुन साबित नहीं होगा। इसलिए लाजिम है कि गदागरी के खात्मे से कबल मुल्क से गुर्बत के खात्मे का अज़्म किया जाए। रिपोर्ट आपने देखी। गदागरी की बढ़ती नहूसत मकरूह पेशा मुल्क भर में बढ़ते जराइम का हिस्सेदार भी बन चुका है। गदागरों के मनशियात फरोशी, बच्चों के अगवा और जिस्म फरोशी में भी मुलव्विस होने के इंकशाफात वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। अलमिया तो ये है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, या अगर कार्रवाई होती भी है तो वो ज्यादा देर पास साबित नहीं होती है और दोबारा से ये तमाम गदागर गिरोह एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देते हैं। इनमें न सिर्फ खवातीन शामिल हैं बल्कि उनकी गोद में मासूम बच्चे मौजूद होते हैं। बूढ़ों को इस्तेमाल किया जाता है और जराइम में इजाफे की भी ये बड़ी वजह बताए जाते हैं। मोहम्मद आजम लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आजम, बताइएगा।
जी जैनब और निशान, जिस तरह आप हमारे नाजरीन को बता भी रहे हैं, लाहौर के अंदर बदकिस्मती से और पूरे पंजाब में भी ये जो गदागर हैं ये एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। कैपिटल सिटी लाहौर के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान 4000 से ज़ायद FIRs काटी गई हैं इन जराइम पेशा गदागर के खिलाफ, जिसमें 4100 से ज़ायद गिरफ्तार भी किए गए। इसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे तक शामिल थे। इनके 13 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन इसके बावजूद रोज़ बरोज़ गदागर की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हर चंद माह के बाद पुलिस की जानिब से ह्यूमन राइट, जो बच्चों के वेलफेयर के इदारे हैं, इसके अलावा ह्यूमन राइट के इदारे हैं, इनके रिहेबिलिटेशन के इदारे हैं, इनके साथ मिलकर एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 7000 से ज़ायद बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बच्चे गाड़ियों के शीशे साफ करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चौक चौराहों पर मांगते हुए भी नजर आएंगे। ये जो गदागर माफिया है ये जराइम पेशा माफिया बन चुका है, जहाँ पर मंशियात फरोशी, जिस्म फरोशी, अगवाकारी के जितने मुकदमात हैं वो भी इनके खिलाफ दर्ज किए गए। यहाँ पर बहुत से गदागर हैं जो कि नशे की लत में मुब्तला हैं। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों मांगने पर मजबूर है, आइए आपको दिखाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या करते हो? सदा करता हूँ जनाब इधर। यहाँ भीख मांगते हो? हाँ जी। इसके अलावा क्या करते हो? कुछ भी नहीं जनाब। सारा दिन यहीं बैठ रहते हो? नहीं, 3-4 घंटे लगा कर चला जाता हूँ। तो नशा नहीं करते? नशा मैं अफीम खाता हूँ। कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? मैं लेके आता हूँ दरिया से। और कौन है जो आपको देता है ये नशा? दरिया से, दरिया में उधर आते हैं मैं थोड़े बड़े लोग, उससे लेता हूँ। रोज कितने का को नशा ले आते हो? कितने पैसे का नशा ले आते हो? एक साल का है, एक 3 साल का है। तो ये बताओ अदर भाई कि यहाँ पे अब लोगों को आगे बिठाते भी हैं मांगने के लिए, फिर शाम को ले जाते हैं, तो ये भी होता है यहाँ पे? इधर कमाई आती है, रिक्शा ड्राइवर आता है, उसको इधर पे बिठा के जाता है। वो ये कौन लोग हैं जो उसको छोड़ के भी जाते हैं फिर लेके भी जाते हैं? और उसका मियाँ उसको मारता भी है। एक बार उसने पिस्तौल पकड़ा गया है इधर, वो रिक्शे वाले से? और माई से। वो खतरनाक माई है, वो रात को आती है 8 बजे। तो ये नहीं लगता कि जिनको आप भीख देते हैं, पैसे देते हैं, वो उससे नशा खरीदते हैं और वो पैसों को ज़ाया कर देते हैं, आप तो उनकी मदद करते हैं? पता चल जाता है कि ये बंदा मुस्तहिद है। जब आपको पता है कि ये बंदा नशई है, आप उसको ना दें। वो बजाय नेकी खटने के आप गुनाह कटेंगे। कोशिश करें कि जो मुस्तहिद बंदा है उसको आप दें, लेकिन ये गुनाह है। आप दे देते नशई को, वो टीके लगाता है, उससे आपका पैसा गलत इस्तेमाल होता है। आप ये ना दिया करें। मैं तो ये बताएं, आप ये बताएं कि ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ये अगवा के जराइम में भी मुलव्वस होते हैं, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, जिस्म बेचते हैं, नशा बेचते हैं, इसका हल क्या होना चाहिए? इनका हल ये होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इनके बारे में एक्शन ले और इन लोगों के लिए या तो कोई कारोबार खोले और इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक इनको करार दिया जाए। मैंने खुदा तरसी में देती है, लेकिन यही खुदा तरसी एक लॉन्गर रन में इनके लिए मसला बन सकती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या करते हो ज़िंदगी के, रोज़गार कैसे कमाते हो, हालात कैसे चल रहे हैं? झाड़ी लगाते हैं, जब एक दिन लग जाती है, 2 दिन नहीं लगती, तीसरे दिन लग जाती है। आज छुट्टी पे हो? लगी नहीं, सुबह अड्डे पे बैठ बैठ के वापस आ गए। तो यहाँ फिर भीख वगैरह भी मांगते हो? नहीं, भी एक दिन लंगर करने आए। तो ये बताओ वो नशा करते हो? नशा चर्च वाला सिगरेट पीते हैं बस। कहाँ से लेते हो चर्च? चर्च या थोड़े आदमी बेचते हैं या पठान बेचते हैं, उनके पास कहाँ से आती है? उनको मालूम हो कहाँ से लेके आते हैं। यानी कि इतने पैसे बन जाते हैं कि आप अपना सिगरेट वो नशा भी पूरा कर लो, बच्चे भी पाल 100 लो। रुपये की चर्च लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मांगने वाले हैं यही जराइम में मुलव्वस होते हैं? 90% तो यही होते हैं। पता होता है ना आपको कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी आप उंगली उठाएंगे ना तो वहाँ उंगली उठाने वाले को पहले पकड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि आवाम को यूं सरेआम ये जो भीख मांग रहे हैं इनको पैसे नहीं देने चाहिए ताकि इनकी हौसला शिकनी हो रही है इस काम में ना आए? ये कम से कम 20 से 25 गिरोह हैं, आप किस किस को रोकेंगे? पहले तो 2 होते थे, आज से 20 साल पहले। नशा वशा भी करते हैं? नशे सारे कर लेते हैं, कौन कौन सा? जो भी मिल जाए।
कोई जो आपने कोई किया ला के दे दे, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरी नज़र नहीं इतनी देर को मैं कहीं जाऊँ, कोई ला के दे दे ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। क्या ला के देते हैं लोग पीने के लिए? वो भी दे दे, क्या दे दे, वो भी दे, क्या देना है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो भीख मांगते हैं, और यहाँ पे मैंने सुना है कि रात को मंशात भी बिकता है। भीख मांगने से कोई मांगता जो भी है, हर आदमी का अपना एक फेल है, अपनी एक सोच है। आप तो यहाँ बैठते हुए लोगों को देखते हैं ना भीख मांगते, मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ कि ये मैंने सुना है बच्चे भी अगवा कर लेते हैं, मंशियात बेचते ये हैं। अब तो मैं थोड़ा बहुत आपको देख सकता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल देख ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं देख सकते जी, इनकी तो ज़ाहरी आंखें जो है अल्लाह ताला ने वो बनाई कमज़ोर हो गई है। मसला ये है कि बासियत कौम, हमारी अंदर की आंख, दिल की आंख भी कमज़ोर हो गई है। आपको नहीं लगता कि इशारे बिकते हैं और वो उनकी तकसीम हुई है कि यहाँ पे मेरे फ़कीर मांगेंगे, वहाँ पे उसके फ़कीर मांगेंगे, ऐसा नहीं होता? नहीं जी, इशारे पे है, ऑपरेशन भी होता है, कोई हकदार होते हैं, कोई नहीं हकदार होते हैं। हम तो सबको देते हैं, या हो सकता है सारे हकदार हों, कोई हकदार भी हैं, सारे जायज़ नहीं है। यही तो गलत रवैया है, जो जिसको आप जो मुस्तहिक नहीं है उसको दे देते हैं, तो जिसका हक है उसका हक रह जाता है। हाँ जी, नहीं ये आपकी बात ठीक है, जो हकदार है उसको नहीं देते, जो वैसे जिनका कारोबार उनको देते हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हमें तो नहीं पता चलता, हम तो खुदा के नाम के देते हैं, जो अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम जो फुर्सत होती है 5 की, 10 की, 20 की देते हैं। ये 10 रुपये दुनिया और 70 रुपये आखिरत, हाँ जी, ये रेट तय है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं ननकाना साहब जा काना जाके फिर पैसों का क्या करते हैं? ये पैसे जो साढ़े इंतजामिया ने नंबर उनके लिखे हुए हैं, हाजी अकरम साहब, हाजी रऊफ साहब, ये उनको देते हैं। कब से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं? नहीं, मैं होने आया हूँ, बस हो ही गया 10-15-20 मिनट तो। हमें तो इतने पैसे नहीं डालते लोग। सर जी पीछों मैं अपनी ननकाना से आ रहा हूँ, वहाँ गाड़ी से जो भी लोग डालते हैं ना कि हम तो गाड़ी से ही काम शुरू हो जाता है, आप उन्हें बता देते हैं कि मैं सलाम करने जा रहा हूँ, पैसे डाल देते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे भाइयों, अल्लाह का घर ज़ेरे तमीर है ननकाने में, आप अल्लाह के घर में 10 दुनिया तो 70 आकर। जहाँ वो मस्जिद बन रही है वहाँ के लोग नहीं चंदा देते हैं ना, हम तो यहाँ आते हैं अल्लाह के घर के लिए आते हैं, तो लेकिन यहाँ आकर सलाम भी करते हैं सरकार पर आकर। काम करने आते हैं, ये एक बॉक्स भी लेकर आते हैं जिसपे कुछ नाम भी मौजूद हैं, रेट भी तय है, और ये जब सफ़र शुरू करते हैं ननकाना से तो गाड़ी से लोग जो है ना इनकी नज़र करना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ पे दिन गुजरता है तो सलाम भी हो जाता है और सलामी भी हो जाती है। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही आए हम आज। कितने बहन भाई हो? 6। सारे आते हो? हाँ जी। किसके साथ? जुमेरात आते हैं। हर जुमेरात आते हो? हाँ जी। किसके साथ? मम्मा के साथ। ये है जी 12 साल का इस कौम का मुस्तकबिल, जिससे उम्मीद ये थी कि ये इस मुल्क की बागदौड़ संभालेगा, लेकिन वो हर जुमेरात यहाँ आने पर मजबूर है। इदारे इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में 7000 बच्चों को रेस्क्यू तो किया, लेकिन ये हमजा और इसके 6 बहन भाई अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसके जिम्मेदार हैं, जो इन्हें खाना भी देते हैं, जो इन्हें पैसे भी देते हैं, और इन लोगों का हौसला बढ़ता है और ये अपने 6 बहन भाइयों के साथ, माँ के साथ हर जुमेरात यहाँ जाता है। एक सवाल खुद से भी पूछिएगा जी। नाजरीन, गदागर मुल्क की रुसवाई और बदनामी की वजह बन गए हैं। चौक चौराहों पर गिरोहों में मौजूद हैं ये गदागर, और ज़रिया मुआश जो है, इनका ज़रिया कमाई जो है वो इसी तरह से लोगों से मांगना है, और ऐसे में क्राइम भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज़म हमें लाहौर से अपडेट भी कर रहे थे। तो मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में बढ़ते हुए जराइम की एक वजह गदागरी की शरह में इजाफा होना भी है। मुल्तान पुलिस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 ऐसे गदागर गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस पाए जाते हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा हसान शेख। हसान, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है? जराइम के साथ साथ जो गदागरी है ये भी जराइम का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, बल्कि इसकी शरह में मज़ीद इजाफा हो गया। अगर साल 2022 की बात की जाए तो मुल्तान में साल 2022 में 234 ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए जो कि पेशावर गदागर थे। जब कार्रवाई की गई तो 223 गदागरों को जो है गिरफ़्तार किया गया। जब उनसे तफ्तीश की गई तो तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ये तमाम तर गदागर जो है वो मंशियात फरोशी समेत दीगर जराइम में जो है मुलव्विस है, और इनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी भी शहर के तमाम तर जो तजारती मराकिज़ है और अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर जो है गदागर मौजूद रहते हैं और आवाम को और शहरियों को लूटने में जो है मसरूफ़
मसरूफ़ रहते हैं। इनमें मुल्तान का जो हुसैना गाई बाज़ार है, इसके अलावा जो गर्देजी मार्केट, गला मंडी और इसके अलावा जो मुमताज़ाबाद मार्केट के साथ साथ जो मुल्तान के जो दरबार हैं वहाँ पर जो है गदागर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर शहरियों ने मुल्तान पुलिस से यही मुतालबा किया है कि इनके सरपरस्त आला है जो इनको कंट्रोल करते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि शहरी जो है महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। जी, हसन शेख मुल्तान से आगाह कर रहे थे। पेशावर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी गदागरों की वजह से शहरी खासे परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि ये मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस हैं। पेशावर में ज़्यादातर गदागर की तादाद ख़वातीन की है और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चे भी इनके हमरा होते हैं। मासूम बच्चों को गोद में उठाकर भीख मांगी जाती है। इसके अलावा माजूर अफराद यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये एक पूरा माफिया है जिनके पीछे इन्हें कंट्रोल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इस गिरोह को कंट्रोल करने के लिए, माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो वो देर पा भी साबित नहीं हो पाती। फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फैज़ान, बताइएगा इस बारे में। में गदागर जो हैं वो पेशावर के शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बने हुए हैं। पेशावर के शहरियों ने यह भी शिकायत की है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। पेशावर डीसी ऑफिस के मुताबिक इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की है गदागरों में। पेशावर डीसी ऑफिस के ने जो लास्ट टाइम इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था उनमें से 110 जो हैं गदागर गिरफ़्तार किए थे जिन्हें महकमे समाजी बहबूद आबादी के बहाली मरकज़ में शिफ्ट किया गया था, जिसमें 110 में से 65 तादाद जो है वो ख़वातीन की थी। पेशावर में गदागरों में ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन की है। आप पेशावर में कहीं पे भी देखें, मतलब किसी भी चौराहे पे, किसी भी गली के कोने पे तो गदागर जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। तो डीसी ऑफिस के पास एज सच कोई मुकम्मल डेटा तो नहीं है कि पेशावर में टोटल गदागर कितने होंगे, लेकिन उनके मुताबिक जो पेशावर में ज़्यादातर जो गदागरों की तादाद है वो ख़वातीन की है। जी, गदागरी की वजह से सबसे ज़्यादा शहरी परेशान हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। भीख मानते हैं, वो मुख्तलिफ जराइम में लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। हमें तो ये कहना है हुकूमत वक्त थे पेशावर बितारी हैं, उन्हें लगाम डाली जाए। मुख्तलिफ गेटअप में है और रात को फिर ये आने जाने वाले को अंधेरे में कहीं भी पकड़ लेते हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी वारदातें बढ़ चुकी हैं। भिखारी की सूरत में आते हैं, लेकिन जुर्म भी करते हैं और बच्चों को भी अगवा करके ले जाते हैं। हमारी हुकूमत से और इंतजाम से यही अपील है कि जो है ना इनके बारे में कोई रोक टोक का इंतजाम किया जाए। बाहर से जो गदागर आए हैं ज़्यादातर ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हैं। बाजार में जाएँ, औरतों से ये पॉकेट मार लेती हैं, दुकानदार से वो शॉपिंग करने में मसरूफ होती हैं, जब उनसे वो मोबाइल वगैरह या पैसे ले जाती हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर अब कराची की बात कर लेते हैं, जिसे गरीब परवर शहर भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर कोई शख्स भूखा नहीं सोता, लेकिन यहाँ पर भी हर सिग्नल पर, हर पॉइंट पर गदागरों की एक फ़ौज दिखाई देती है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं और मर्द भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। इसी बारे में मज़ीद हम जान लेते हैं। आसिम फारूक भट्टी हमारे साथ हैं। आसिम, इस बारे में बताइएगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यही वजह है कि गरीब परवर शहर कहलाने वाले शहर में जो गदागर हैं वो भी गरीबों की आड़ में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी कराची शहर में मौजूद हैं। कराची का कोई भी इलाका, कोई भी सिग्नल, कोई भी शाहराह ऐसी नहीं है, यहाँ कोई भी बड़े स्टोर्स, मार्केट्स, अस्पताल, दुकानें, कहीं भी जब शहरी जाते हैं तो उससे जो सबसे पहला सामना करना पड़ता है वो गदागरों का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि सिग्नल्स पर शहरी जो उससे शदीद परेशान भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके गदागर मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ औकात होते हैं जो ये कराची का रुख करते हैं, स्पेशली तौर पर जब कराची में रमज़ान आते हैं तो फिर बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो गदागर हैं वो बाकायदा पूरे के पूरे ख़ानदान, कबीले कराची का रुख करते हैं और यहाँ पर पूरा महीना जो है वो भीख मांगने के बाद वापस अपने इलाकों में लौट जाते हैं। जी नाज़रीन, बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ साथ गदागरी में भी इजाफा होता जा रहा है। चौक चौराहों पर, सिग्नल्स पर गदागर मौजूद होते हैं और भीख मांगने पर मजबूर है। अगर बात की जाए हैदराबाद की, जहाँ पे जगह जगह गदागरों ने अपने डेरे जमा रखे हैं, जहाँ मुनशियात का इस्तेमाल भी किया जाता है। तमाम सूरत हाल बारे जानेंगे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, किस तरह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इन भिखारियों की वजह से?
हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, बिल्कुल मसाइल में घिरा हुआ है। हैदराबाद शहर का एक सबसे बड़ा मसला गदागरी भी है। हैदराबाद के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाएं, किसी भी दुकान पर चले जाएं, गदागर नजर आते हैं। किसी होटल पर खाने के लिए बैठे तो गदागर आ जाते हैं, अस्पताल में जाएं तो वहाँ गदागर होते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाएं तो वहाँ गदागर होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो गदागर हो जाते हैं। ये प्रोफेशनल गदागर बन गए, इन्होंने अपना पेशा इख्तियार कर लिया है। मुख्तलिफ किस्म के टोले हैं जिन्होंने अपनी जगह मखसूस की हुई है और जो देखे जो गदागर इनकी जगह पर आते हैं तो झगड़े भी होते हैं। जो हैदराबाद के शहरी हैं तमाम तर सूरत हाल पर खासे परेशानी का शिकार है। जो इंसदाद गदागरी एक्ट है वो भी हैदराबाद में कहीं भी अमल दरामद उसमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। का एक ही मुतालबा है कि जो इंसदाद गदागरी एक्ट बनाया गया था उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और हैदराबाद से गदागरी का जो ये मकरूह धंधा है इसको खत्म करवाया जाए। नाजरीन, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भिखारी माफिया के हवाले से, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हर पॉइंट, हर सिग्नल पर ये गदागर माफिया दिखाई देता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी लाहौर मुस्तनसर फिरोज साहब और स्टूडियोज़ में हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मुस्तनसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि हमने देखा है कि सड़कों पर ये भिखारी जो है वो इस तरह से जा बजा फिर रहे होते हैं, हर सिग्नल पर एक गिरोह की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्या कोई इस हवाले से कार्रवाई कभी की गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में, और ये बड़ा एक क्रॉनिक इशू है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। बिलाशुबा जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें ये बेगर्स का, स्पेशली चाइल्ड बेगर्स का इशू रहता है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में स्पेशल टीम्स बनाई हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ। हमारी स्पेशल टीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं, और उसमें शहर में जिस जगहों पे हमें बच्चे भीख मांगते हुए रिपोर्ट होते हैं उनको हम कस्टडी में लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, आपको पता है कि पाकिस्तान के कानून के तहत जो बैगरी है इस तरह की प्रोफेशनल वो एक जुर्म है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर भी हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ऑफ FIRs लास्ट ईयर भी लॉन्च हुई हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक क्रॉनिक इशू है और इस पे कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत है। अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले अपने तमाम स्टाफ को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो जिन चौक में हमारे लोग ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, अगर वो वहाँ पे कोई गलत देखें तो उसको रिपोर्ट करें और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, गदागरों ने भीख मांगना एक पेशा बना लिया है, और अगर देखा जाए तो इजाफा होता जा रहा है गदागरों में, चौक चौराहों पर मौजूद होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर वहाँ पर मौजूद होते हैं सिग्नल्स पर और भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे में हमें बड़े ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। तो क्या मज़ीद ठोस इकदाम जो हैं वो किए जा सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, उसमें जब इनके खिलाफ FIR हो भी जाती है तो क्योंकि वो मेनली एक बेलेबल ऑफेंस है, वो बेल करवा के वो बाहर आ जाते हैं और दोबारा वहाँ नहीं तो किसी और जगह पे ये काम शुरू कर देते हैं। उसके लिए 2 ही स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 तो ये कि जो लोग इसमें प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उनका एक कांस्टेंट चेंज किया जाए उनको, और ये इंश्योर किया जाए कि उनको ये काम ना करने दिया जाए। दूसरा, जैसे आपके इल्म में है कि लाहौर में एक बड़ा यूनिक फीचर है हमारे पास सेफ सिटी का, जिसमें 8000 कैमरास शहर की मुख्तलिफ चौक चौराहों में लगाए गए हैं, और तकरीबन 500 के करीब ऑफिसर्स हैं जो सेफ सिटी में बैठ के 24/7 इन कैमरास को मॉनिटर करते हैं। हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला अपने स्टाफ को भी अलर्ट करेंगे, उनके विजिलेंस का लेवल बढ़ाएंगे ताकि हम सब मिल के इस नासूर का खात्मा कर सकें। ठीक है मुस्तनसर साहब, साथ ही रहिएगा। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बेग साहब, कार्रवाइयाँ तो बिलाशुबा की जाती हैं, लेकिन वो देर पा साबित नहीं होती। बाकायदा तौर पर अब ये गिरोह की शक्ल में भिखारी माफिया मौजूद है, और इन्हें कंट्रोल करने वाले होते हैं जो कि बाकायदा दिहाड़ी लेते हैं, या इनसे जो है वो बाकायदा तौर पर एक किस्म का भत्ता वसूल किया जाता है। तो क्या इस हवाले से जो आला हुकाम हैं वो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सिग्नल या चौकों में या मार्केटों में ये भीख मांगते नज़र आते हैं, लेकिन जब से सिटी और लाहौर जो मुस्तनद आए हैं फिरोज साहब, उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ बाकायदा उनके अफसरान से मीटिंग भी की, और उनका कहना है कि इनके साथ मिल के एक इनके खिलाफ जो ऑपरेशन जो पहले से जारी है इसको मज़ीद तेज़ किया जाए, ताकि इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये चौकों शारा आम पे भीख मांगते हैं तो उसमें ट्रैफिक का बड़ा खलल पैदा होता है, जो गाड़ियों की फिर लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सिटी और लाहौर की जो टीमें हैं मुख्तलिफ, वो तो काम कर रही हैं। लेकिन मुस्तनसर साहब से मेरा एक ये सवाल भी है, मैं करूँगा
कि जब ये ट्रैफिक को अपना एक जाहिर सी बात है सिग्नल खड़े होते हैं, कोई ख्वाजा सरा की सूरत में, कोई अपाहज है, लेकिन ये मुख्तलिफ रूप धार के भीख मांगते हैं। तो पहले भी इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन सर इसमें 9 गदागरी एक्ट का मुकदमा होता है जो जाते ही ज़मानत हो जाती है। क्या इसमें कोई तरमीम करने की ज़रूरत है कि ताकि इनको ज़रा लंबे अरसे के लिए अंदर रखा जाए और उसके बाद जो है दोबारा ये सड़कों पर इतनी जल्दी ना आ सकें? जी रमजान साहब, आपकी बात इस हद तक बिल्कुल बजा है कि ये एक वेल्युबल ऑफेंस है और उसमें FIR देने के बाद डेफिनेटली आपको होता है कि पुलिस का यही इख्तियार है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे और अदालत में पेश करे। हाँ, ये बात जरूर है कि कोर्ट को भी और हम प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर इस पे डेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, कि एक गदागर ने एक जुर्म किया, उस खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, दोबारा आकर उसने फिर वही काम किया, फिर पर्चा दर्ज हुआ, डेफिनेटली इस किस्म के रिपीट ऑफेंडर्स के लिए एनहांस्ड पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा सजा मिले, ताकि इसकी डेटर्स हो। वरना तो एक साइक्लिक एक्टिविटी के अंदर ही हम लोग उलझे रहेंगे। ये बड़ी अच्छी वैलिड सजेशन है। इंशाल्लाह ताला मैं SSP ऑपरेशन है उनसे भी इसका डिस्कशन करके हम इसका जरूर केस इनिशिएट करेंगे कि इसमें जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जैसे कहना है कि TPC के कवानीन में ये दफा मौजूद है कि अगर को बंदा एक दफा जुर्म करके सजा पा जाता है और दोबारा वो ये ऑफेंस करता है तो उसको एनहांस्ड पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन मेरी इल्म के मुताबिक इसमें बैजिक एक्ट में अभी तक ऐसी दफा नहीं है और मैं उनके साथ बात करके SSP ऑपरेशन के साथ हम जरूर ये प्रपोजल। बिल्कुल सर, इनहैंस पनिशमेंट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ इन लोगों की रहनुमाई भी होनी चाहिए। जब भी इन्हें अरेस्ट किया जाए इनकी थोड़ी रहनुमाई भी होनी चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। इसमें देखें जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे के साथ आप देखेंगे अगर उसको बचपन में भी आदत पड़ गई बिल्कुल तो हयात वो इसी तरह पैरासाइटिक एटीट्यूड डेवलप करके बैठा रहेगा। तो हम जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें हम बच्चों की कस्टडी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं ताकि उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनका ख्याल करें, उनको मुआशरे का कारआमद पद बनाएं। यकीनन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इसमें जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। बेग साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मनशियात फरोशी में या मनशियात कंज्यूम करने में ये लोग मुलविस होते हैं और यही जो है ये मनशियात फैलाने का बायस भी बनते हैं। इस हवाले से क्या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है या होना चाहिए कि जहाँ पर इन लोगों को भेजा जाए और रिहेबिलिटेशन की तरफ इन्हें ले जाया जाए? बेग साहब। बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि लाहौर जाहिर सी बात है कि अब 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी क्रॉस कर गई है, लेकिन लाहौर में अगर ये एक सिटी राइवेंट के इलाके में इन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है तकरीबन 100 के करीब। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम एक है कि वो मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के बाद वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो उसको लेते हैं और अब वो पेपर वर्क थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से अगर कोई पुलिस अफसरान इन मंशियात में जो मुलविस होता है या बैगर्स होता है उसको वहाँ पे एडमिट करवाते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है और वहाँ पे 100 की कैपेसिटी है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हुकूमत पंजाब ने उस हवाले से पीछे भी एक अनाउंस किया था कि इसके जो 100 की बजाय अब 300 कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे, और वैसे भी उनका देखा जाए तो वो 14 दिन अंदर वहाँ पे रखते हैं उसको और वहाँ पे उसको इलाज मुआवजा जो है उसका किया जाता है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, बजाय कि हम इसका पेपर वर्क थोड़ा मुश्किल करें, आसान कर देंगे तो गदागरी जो एक्ट है इसमें भी तरमीम करने की ज़रूरत है। और सेकंडली जो टीमें जैसे CTO साहब ने, मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर ये गाय बगाए जो कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इसमें हमारे जो हुकूमत पाकिस्तान है उनको भी चाहिए कि एक जो ऐसा बनाया जाए जहाँ पर इनको इलाज मुआवजे और सेकंडली इनको वहाँ पे कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए जिसपे वहाँ पे ये पैसे भी कमाएं और वहाँ पे काम भी करें और इस जो बदनामी से जो ये भी इससे छुटकारा पा सके। तो ये हुकूमत पंजाब को भी सोचना चाहिए और इदारों को भी सोचना चाहिए कि इसका खात्मा इस तरह यकीनी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इन लोगों को स्किल्स जो हैं वो सिखानी चाहिए। मुस्तनसर साहब, किस तरह से अब हम काबू पा सकते हैं? आपने भी बात की कि ऑपरेशंस किए जाते हैं, सफाया कर दिया जाता है, फिर दोबारा से भिखारी जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी रोज़मर्रा की बुनियाद पर कितने ऑपरेशन होते हैं और कितनी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाती हैं? जी देखेंगे तो एक कंटिन्यूस एफर्ट है। जैसे आपने कहा, इसका सबसे मुनासिब हल ये है कि कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ विजिलेंस रखी जाए और उसमें सेफ सिटी को, हमारे वार्डन्स को, ऑपरेशन पुलिस को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, बाकी जो इदारे उन तमाम को एंगेज करके मुसलसल लोगों का पीछा किया जाए। और उसमें मैं ये समझूंगा कि इसमें एक और काम जो होने वाला वो हम मुसलसल करेंगे, वो ये कि जो लोग प्रोफेशनली इस काम में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली अगर कोई लोग गैंग अप होकर काम कर रहे हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं
कोई ठेकेदार है या लोग हैं जो उनको यहाँ पे लाते हैं, जगहों पे प्लेस करते हैं, उनकी भी इंशाल्लाह ताला निशानदेही करने की कोशिश करेंगे ताकि ये प्रोफेशनल रैकेट्स अगर हैं इसके पीछे तो उसको ब्रेक किया जाए। मुस्तंसिर साहब, इंकशाफ तो ये भी हुआ है कि बाकायदा तौर पर जो है वो इलाकों की बोलियां लगती हैं कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ गिरोह होगा, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ होगा। तो ये बोलियां लगाने वाले या जिस तरह से भी आपने बात की कि ठेकेदार हैं जो कि पैसे लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई सॉलिड कार्रवाई की जाए, अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए तो यकीनन इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लैसल इंसान इल्ला मा साहब। मेरा तो इस बात पे ईमान है कि जिस काम के लिए मेहनत की जाए उस पर अल्लाह ताला जरूर मदद करता है, रिजल्ट मिलता है। हम इस पर इंशाल्लाह ताला बड़ी कंसर्टेड एफर्ट करेंगे और ये कोई वजह नहीं है कि इस पर काबू ना पाया जा सके। ये इशू, इट्स अ सोशल इशू, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एफर्ट से, कमिटमेंट से, समझदारी से तमाम स्टेप्स लेंगे, उस पर काबू पाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो देर पास साबित हों और इस माफिया से छुटकारा मिल सके। बहुत शुक्रिया मुस्तंसर फिरोज साहब, CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और प्रोग्राम में अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे कोहाट में टनल टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ है, उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं उस अफसोसनाक हादसे की जो कि कोहाट में टनल टोल प्लाजे के करीब पेश आया। मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में अलमनाक तसादुम हुआ। अफसोसनाक हादसे में 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 18 कीमती जानें चली गईं। ट्रैफिक हादसा लकी मरवत से पेशावर जाने वाली मुसाफिर कोच पर सामने से आने वाले ट्रॉलर के चढ़ने के बायस पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि इंसानी अज़ाद दूर दूर तक फैल गए। हादसे का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मैदान करबोड़ी से है, जबकि हादसे के 3 जख्मियों को लाल किला अस्पताल से तेमरगरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में कितने ही खानदानों ने अपने अजीज़ों को खोया है। इनमें से कई ऐसे अफराद हैं जो अपने घर के वाहिद कफील हैं। ड्राइवर हजरात को सोचना चाहिए कि किसी छोटी सी इंसानी गलती से कई खानदान तबाह हो जाते हैं और ये इनकी जानों के मुहाफिज होते हैं जिन्हें ये अपने साथ लेकर सड़कों पर चलते हैं। जहां कोहाट ट्रैफिक हादसे बारे में मजीद हम जान लेते हैं कोहाट इंडस हाईवे पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बंगश से। फरहान, अपडेट कीजिएगा इस हादसे के बारे में। इस वक्त कोहाट इंडस हाईवे पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता शब ट्राला और मुसाफिर कोच के दरमियान तसादम हो गया था, जिसके बायस मौके पे 17 अफराद जहाँ बाक हुए थे और 1 जख्मी। अब ताज़ा अपडेट के मुताबिक 18 के 18 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें खवातीन भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता चलूँ कि फ्लाइंग कोच जो कि लकी मरवत से पेशावर की तरफ जा रही थी और ट्राला मुखालिफ सिम से आ रहा था, ट्राले की ब्रेक फेल होने की वजह से टक्कर हुई, जिससे ये खौफनाक हादसा हुआ और 18 अफराद जहाँ बाक हुए। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बता चलूँ कि ये नहायत ख़तरनाक मोड़ है, इसका अभी तक कोई सद्जवाब नहीं किया गया। इससे पहले भी कई हादसा यहाँ पे रहनुमा हो चुके हैं। एक ट्राला पहले भी यहाँ पर टोल प्लाज़े पे चढ़ दौड़ा था, उससे भी काफ़ी अमवात हुई थी। इसके लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ पर कोई इसका सद्जवाब किया जाए, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएँ, यहाँ पर स्पीड कैमरे तैनात किए जाएँ, जिस पे ड्राइवर्स को जुर्माने किए जाएं। यानी उनको ये पता होना चाहिए कि ये एक खतरनाक मोड़ है, यहाँ पर एहतियाती तदबीर वो इख्तियार करें। जी, ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात के पीछे आमतौर पर इंसानी गलती कार फरमा होती है, जिस पर थोड़ी सी एहतियात जो है वो बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। इस पर बात करेंगे तर्जुमान रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा बिलाल अहमद फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के दरमियान जो ये हादसा पेश आया है, किसकी गफलत है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरा, गफलत जो है वो इंसानी ही होती है और हम लोग जब भी ऐसे कोई वाकयात होते हैं तो उसमें तेज रफ्तारी जो है वो मेन इशू सामने आता है। अगर आप देखा जाए इसके साथ साथ जितने भी हादसा, अगर मैं आपको केपी की बात करूं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग अभी तक तकरीबन 1,80,000 से ज़ायद मुख्तलिफ हादसात में जो है वो खिदमात फराम कर चुके हैं। गुज़िश्ता रात जो है वाक़या पेश आया वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये कोहाट मेन इंडस हाईवे है। यहाँ पे जो है वो अक्सर औकात पे ऐसे बड़े हादसात जो है वो रहनुमा होते हैं, जो कि एक तो मेन वजह ये होती है कि यहाँ पे तारीकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, अंधेरा होता है। दूसरा जो है वो बड़ी गाड़ियाँ जो है वो इस रूट पे ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। इसी रूट से जो है वो कराची का रूट भी है,
और जो जितने भी हमारे जनूबी अजला है वहाँ पे भी जो है ट्रैफिक इसी रूट को इस्तेमाल करते हुए जाती है। तो इस रोड पे आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड लिमिट जो है वो नहीं इस्तेमाल की जाती है, उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है वो ये हादसा रोनुमा होते हैं। हमारी तरफ से मुख्तलिफ जो इकदाम होते हैं, हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमें जो मेन 8 शाहराए है उस पे हम लोग रेस्क्यू 1122 स्टेशन जो हमारे कंटेनर स्टेशन होंगे वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। इनिशियली हम लोगों ने 4 से 5 स्टेशन स्टैब्लिश भी कर लिए हैं, अब मजीद जो है वो हम लोग स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद यही है कि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसे हादसा वगैरह होते हैं तो हमारी एम्बुलेंसेज जो है वो मजीद जल्दी पहुंच सके। अगर आप कल के वाक़यों को भी देखें तो हमारी एम्बुलेंस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक मरीज को इसी रोड से लेके जो है वो जा रही थी और तकरीबन कोई 8 से 10 सेकंड दूर जो था ये वाकया पेश आया। तो सबसे पहले उस एम्बुलेंस में जो एक बंदा जो जख्मी था, कंडक्टर था, उसको जो है वो लेके ये लोग गए हैं और ये हादसा इतना शदीद था कि इसमें जो है वो इंसानी आज़ाद तक जो है वो मिले हैं। और यकीनन रेस्क्यू एहलकारों के लिए भी आसान काम नहीं होता है, वो भी अपनी जो है वो जान जोखिम में डालकर ये तमाम तो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ करते हैं और लायक तहसीन है। ये फरमाएगा कि जिस तरह से भी आपने बात की कि लाइट का भी इशू होता है और आमतौर पर इस तरह के हादसा जो है वो दुश्वार गुजार रास्तों पर होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वाकई रोशनी नहीं होती किसी ऐसी वजह से, तो उसके बाद फिर रेस्क्यू टीमों को किस किस्म की मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ता है? बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो इशू यही होता है कि ये जिन जगहों पे होते हैं वहाँ पे मेन रोड, अभी आप ये जितने भी देखेंगे तो ये मेन रोड्स पे ही होते हैं, ये किसी खराब या दुश्वार गुजार रास्ते नहीं होते। रोड जो है वो बिल्कुल साफ है। अगर वो 140, 150 या 120 की स्पीड से जा रहा है तो इट मीन्स कि रोड बिल्कुल साफ है, प्लेन है। सिर्फ जहाँ पे मोड़ आती है वहाँ पे एहतियात बरतनी होती है जो एहतियात नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह जो है लोग हमसे भी फिर एक्सपेक्ट यही करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो बिल्कुल सर, ऐसे में रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब हादसा की रोकथाम किसी एक के बस की बात नहीं है, यहाँ पर मजमूई तौर पर एफर्ट करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। मजीद इसमें क्या इकदाम हो सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसा से बचा जा सके? सबसे पहले ये होगा कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए जो लाइसेंस है उनके जो है वो बाकायदा या तो रिन्यूअल का कोई ऐसा वो किया जाए कि जहाँ पे उनको टेस्टिंग जो है वो फिर से देनी पड़े, उनके जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनको हासिल करना चाहिए। तीसरा, जब भी कोई ड्राइविंग वगैरह करे तो हर एक जगह पे उनके लिए स्पेशली साइन बोर्ड्स वगैरह अवेजा किए जाए या जो है वो इंस्टॉल किए जाए तो उनको ये पता लगे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या है। उस स्पीड के हवाले से जो है वहाँ पे काम करने की जरूरत है। लाइट्स जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी हम लोग हैं, चाहे मैं हूँ, बहैसियत इंसान कोई भी ड्राइवर है, उसको ये चाहिए कि यार वो 5 मिनट लेट पहुंच जाए बनिस्बत इसके कि वो कभी घर ना जाए या उसकी वजह से। बिल्कुल, ड्राइवर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम तर चीज़ों को इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल अहमद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान रहे थे और हमें अपडेट भी कर रहे थे किस तरह से ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी कुछ मजीद खबरों और उन पर तरजीहों के साथ, और कोशिश करेंगे कि जो गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने इशूज़ डिस्कस किए हैं उस हवाले से भी बात कर सकें कि कितना उस हवाले से कार्रवाइयाँ की गई हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।